दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही मार्मिक और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी की लिखी ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई और देशभक्ति के असली मायने बयान करती है। आज के इस विश्लेषण में हम इस कहानी की भावनाओं से लेकर इसके व्याकरण तक की हर एक बारीकी को खोलकर समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम लेखक स्वयं प्रकाश जी से जुड़ेंगे, फिर कहानी के रहस्य को समझेंगे। उसके बाद पाठ के प्रश्न अभ्यास 1 से 5 तक गहराई से चर्चा करेंगे, फिर रचना और अभिव्यक्ति देखेंगे, और आखिर में भाषा अध्ययन के तहत निपात और वाच्य परिवर्तन जैसे व्याकरण के कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। किसी भी बेहतरीन कहानी की आत्मा को समझने के लिए उसके रचनाकार को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत लेखक के परिचय से करते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य में स्वयं प्रकाश जी का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे स्वयं प्रकाश जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। जी हाँ, उन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की और उनका काफी समय राजस्थान में बीता। उनकी कहानियों को अगर ध्यान से पढ़ें तो उनमें आपको मध्यम वर्गीय जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलेगा और साथ ही समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज भी सुनाई देगी। इस कहानी के केंद्र में देशभक्ति है, लेकिन स्वयं प्रकाश जी के अनुसार सच्ची देशभक्ति आखिर है क्या? उनका मानना था कि सिर्फ सीमाओं से घिरे हुए किसी जमीन के टुकड़े को देश नहीं कहते। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से। इन सभी से निस्वार्थ प्रेम करना और इनकी तरक्की के लिए काम करना है असली देशभक्ति है, और यही सोच इस कहानी की सबसे बड़ी नींव है। अब इसी सोच को दिमाग में रखते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर चश्मे का माजरा क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से। वहां की नगरपालिका को अचानक लगा कि मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक शानदार संगमरमर की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन शायद बजट कम था या वक्त की कमी थी, तो ये काम कस्बे के ही एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। मास्टर जी ने भी कमाल कर दिया, महीने भर में मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। फौजी वर्दी में नेताजी की वो मूर्ति इतनी सजीव थी कि उसे देखते ही दिल्ली चलो का नारा याद आ जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मूर्ति में सब कुछ था सिवाय एक चीज के, नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ही नहीं था। अब यहीं से कहानी में एक अजीब सा सस्पेंस शुरू होता है। हालदार साहब नाम के एक व्यक्ति, जो हर 15 दिन में अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे, उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। पहली बार जब वो चौराहे से निकले तो देखा कि संगमरमर की मूर्ति पर एक चौड़े काले फ्रेम वाला असली चश्मा लगा हुआ है। अगली बार आए तो गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा था। तीसरी बार आए तो एक बिल्कुल नया फ्रेम। जरा सोचिए, पत्थर की मूर्ति और उस पर असली चश्मा। हालदार साहब का कौतूहल तो बढ़ना ही था। उन्हें ये आइडिया बड़ा गजब लगा कि भाई, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। आखिरकार हालदार साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने चौराहे पर पान बेचने वाले से इसका कारण पूछ लिया। अब ये पान वाला भी बड़ा दिलचस्प किरदार है, हमेशा मुंह में पान ठूसे हुए। उसने अपने लाल काली बत्ती सी दिखाई और हंसते हुए जवाब दिया कि साहब, ये काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पान वाले का लहजा था। वो बहुत ही मजाकिया और किसी का मजाक उड़ाने वाला रवैया था। हालदार साहब के मन में कैप्टन की एक छवि बनी थी कि शायद वो कोई फौजी होगा या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। लेकिन जब उन्होंने असल में कैप्टन को देखा तो वो एकदम सन्न रह गए। कैप्टन एक बेहद कमजोर, बूढ़ा और लंगड़ा सा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। उसकी अपनी कोई दुकान तक नहीं थी। वो बस एक बांस पर कुछ चश्मे टांग कर गलियों में फेरी लगाता था। लेकिन उस गरीब और कमजोर इंसान के दिल में नेताजी के लिए इतना अथाह सम्मान था कि उससे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखी नहीं जाती थी। इसीलिए वो अपने उन गिने चुने फ्रेमों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति को पहना देता था। कहानी का सबसे मार्मिक और भावुक मोड़ तब आता है जब हवलदार साहब को पता चलता है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। उनके मन में बस यही सवाल गूंजता है कि उस देश का भविष्य क्या होगा जहां की जनता उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वो तय करते हैं
कि अब कभी उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे। लेकिन 15 दिन बाद जब वो फिर वहां से गुजरते हैं तो उनकी नज़र अचानक मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा अक्सर बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। इसे देखकर हालदार साहब की आंखें छलक आती हैं। वो सरकंडे का चश्मा महज एक खिलौना नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि देश की आने वाली पीढ़ी के दिलों में भी देशभक्ति पूरी तरह जिंदा है। इस कहानी की गहराई और इसकी भावनाओं को समझने के बाद चलिए अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका सीधा सा जवाब उसकी भावना में छिपा है। भले ही वो कभी फौज में नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी के प्रति उसका जो सम्मान था वो किसी सच्चे फौजी से कम नहीं था। कस्बे के कुछ लोग शायद मजाक उड़ाने के लिए उसे कैप्टन कहते थे, लेकिन असल में उसके कर्म एक सच्चे सिपाही जैसे ही थे। अगले सवाल में हालदार साहब के व्यवहार का विश्लेषण है। कैप्टन की मौत के बाद वो इतने निराश क्यों हो गए थे कि उन्होंने चौराहे पर रुकने से ही मना कर दिया था? क्योंकि उन्हें लगा था कि अब नेताजी की मूर्ति हमेशा बिना चश्मे की रहेगी। लेकिन जब उन्होंने वो सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्होंने फौरन जीप रुकवाई। वो छोटा सा सरकंडे का चश्मा एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि देशभक्ति का जज्बा सिर्फ पुरानी पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों में, हमारे भविष्य में भी सुरक्षित है। इसीलिए इतनी सी बात पर वो इतने भावुक हो गए थे। प्रश्न 4 और 5 के संदर्भ में अगर हम पान वाले और कैप्टन की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पान वाला मोटा, खुशमिजाज और बातूनी है, लेकिन वो बेहद असंवेदनशील है। दूसरी तरफ कैप्टन शारीरिक रूप से कमजोर है, पर मन से एक सच्चा देशभक्त है। पान वाले का वो कमेंट कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये साफ दिखाता है कि हमारे समाज में अक्सर स्वार्थी लोग सच्चे देशभक्तों का कैसा मजाक उड़ाते हैं। ये टिप्पणी दिखाती है कि कैसे समाज में त्याग और समर्पण की अक्सर कद्र नहीं की जाती। चलिए अब इस कहानी की भाषा और अभिव्यक्ति के तरीके पर एक नज़र डालते हैं। कहानी को असली और ज़मीनी एहसास देने के लिए क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल किया गया है। अभ्यास के 10वें प्रश्न में हमें इन पंक्तियों को मानक हिंदी यानी स्टैंडर्ड खड़ी बोली में बदलना है। उदाहरण के लिए पान वाला कहता है, कोई गिराक आ गया समझो, तो कैप्टन किधर से लाएगा? अगर इसे हम मानक हिंदी में कहें तो ये कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसने मूर्ति वाला चश्मा उसे दे दिया और वहां दूसरा लगा दिया। इस तरह की क्षेत्रीय बोली कहानी के किरदारों को हमारे बहुत करीब ले आती है। और अब हम आज के सेशन के आखिरी लेकिन व्याकरण के नजरिए से बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भाषा अध्ययन। सबसे पहले बात करते हैं निपात की। ये निपात क्या होते हैं? निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उस पर एक खास जोर या बल डाल देते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक। ये छोटे छोटे शब्द वाक्य के पूरे अर्थ को एक नई गहराई दे देते हैं। आपके अभ्यास के 12वें प्रश्न में ऐसे ही कुछ निपात छांटने हैं। चलिए कहानी के ही कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वाक्य है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। यहां ध्यान दीजिए, तो और भी निपात हैं जो नगर पालिका के काम करने की आदत पर जोर डाल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ ही निपात है जो इस बात को पक्का कर रहा है कि अवसर स्थानीय कलाकार को ही मिला। है ना कमाल की बात कि कैसे ये छोटे शब्द वाक्य की जान बन जाते हैं। व्याकरण का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वाच्य परिवर्तन, और इसमें भी खास तौर पर भाववाच्य। भाववाच्य में न तो कर्ता यानी काम करने वाले की प्रधानता होती है और न ही कर्म की। इसमें प्रधानता होती है क्रिया के भाव की। अक्सर ऐसे वाक्यों में किसी तरह की असमर्थता या मजबूरी दिखाई जाती है। इसे प्रश्न 14 के कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जहां वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। अगर वाक्य है माँ बैठ नहीं सकती, तो इसका भाववाच्य होगा माँ से बैठा नहीं जाता। इसी तरह अगर कहना हो मैं देख नहीं सकती, तो ये बन जाएगा मुझसे देखा नहीं जाता। और अगर एक सामान्य वाक्य हो चलो अब सोते हैं, तो इसे भाववाच्य में कहेंगे चलो अब सोया जाए। यह व्याकरण का एक बहुत ही सीधा और तार्किक नियम है जो भाषा में विविधता लाता है।
तो दोस्तों, हमने इस कहानी के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझा और परखा, लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार है जो यहाँ छोड़ना बहुत जरूरी है। कैप्टन ने एक छोटे से चश्मे के जरिए अपनी सच्ची देशभक्ति साबित की। आज के इस दौर में रोजमर्रा के ऐसे कौन से छोटे छोटे काम हैं जिनसे हमारी सच्ची देशभक्ति झलकती है? क्या अपने आसपास सफाई रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना या पानी बचाना देशभक्ति नहीं है? इस बारे में अपने स्तर पर विचार जरूर कीजिएगा। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा कुछ नया तलाशते रहिए।